नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि एकाध कथानक या एपिसोड के माध्यम से बताया गया था कि ये शुरुआती के 2-3 लाइन जो कि लगभग डेढ़ या पौने 2 मिनट का होता है, ये इतना ही हमारे भारतीय भाई बहन, यानी बाकी वीडियो तो देखें ठीक है, इतना ही वो आत्मसात कर लें तो बहुत कुछ इस समाज का, उनका, उस देश का कल्याण हो जाएगा। इस देश में भारतीयता का माहौल आना कितना जरूरी है, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतीय भाई बहन इसको महसूस करना शुरू कर दिए हैं और जैसे जैसे महसूस करना शुरू कर दिए हैं, ये देश में विखंडनकारी ताकतें इससे बचने के लिए तरह तरह की युक्ति, तरह के माने कि कुतर्क जो है, ये कुतर्कों के साथ आना शुरू कर दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो USBRL यानी ऊधम सिंह बारामूला रेल जो परियोजना है जम्मू कश्मीर की, जो कि कटरा से शुरू हो रही है, उसमें हमारे जो इंजीनियर हैं, जो हमारे टेक्नीशियन हैं और हमारे जो मजदूर काम करने वाले जो और भी जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, तो वो विश्व स्तर के, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब नदी के ऊपर, यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि जो एफिल टावर है वहाँ का, फ्रांस का, उससे भी ऊंचा है और ये हमारा और बन के तैयार हो गया चेनाब पर वो रेल ब्रिज। तो ये देख करके हम सभी भारतीय भाई बहनों का जो है गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश के लोगों में ये काबिलियत है कि वह विश्व के सामने इस देश को गौरवान्वित कर सकते हैं और उसमें लगे हुए जितने भी टेक्नीशियन, इंजीनियर, मजदूर, वो जितने भी इस तरह के जो भारतीय भाई बहन हैं, वो देशभक्ति से वो बराबर काम कर रहे हैं और उनके इससे इस परिश्रम का और इस लगन का
परिणाम है कि आज आज हमारा देश भारत बिल्कुल कहने को बिल्कुल ये इस पर सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने का मौका दे रहा है कि भारत ने जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो जम्मू कश्मीर से डिफिकल्ट रीजन्स यानी दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में ये इस तरह का कमाल करके दिखाया है। और उसी प्रकार और ये रियासी एक जिला है, उसी में है ये। तो दूसरा है केबुल स्टेट रेल ब्रिज, यानी केबुल के आधार पर रोड ब्रिज तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सिग्नेचर ब्रिज जिसका नाम है। लेकिन रेलवे का पुल जो है पहली बार भारत में केवल जो कि अंजी खाड़, यानी एक और अंजी है, दूसरी ओर खाड़ है, और उसी बीच में है ये। तो इस प्रकार तमाम जो कार्य हैं, जो हमारे देशभक्ति से हमारे टेक्नीशियन, इंजीनियर, प्लानर्स और इस तरह से जो भी उसमें लगे हुए हैं, उनको भारतीय जनता दल बिल्कुल नतमस्तक होकर के वो सलाम करता है कि जिनके प्रयास से, जिनके परिश्रम और लगन की बदौलत जो है आज हर भारतीयों को और इस देश को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। ये तो हमारे देश में जो देशभक्ति के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ जो काम में लगे हुए हैं हमारे, वो उन टेक्नीशियन और इंजीनियर और मजदूर भारतीय भाई बहनों का इस तरह से उनका योगदान और इस तरह से उनका चरित्र है। लेकिन दूसरी ओर जरा देखिए, जो दुखद बात है, कल टेलीविजन पर वो पीएफआई के मॉड्यूल्स की चर्चा वो कर रहा था, टेलीविजन वाला, शायद वो जी न्यूज़ वाला था। सवाल इस बात का उठता है, पीएफआई कोई आज से सक्रिय है? हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि पीएफआई जो है, और इसके कई रूप हैं, बात सही है, और उसका मुख्य उद्देश्य है कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से वो कट्टरवादी तत्वों को तैयार करता है, और देश में जो है जब भी मौका आता है किसी न किसी बहाने हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और देश को अस्थिर करने की उसकी साजिश रहती है, देश विरोधी, ये सबको मालूम है। तो 8 साल हो गए मोदी जी को ये खबर नहीं है, और उसके कई चेहरे हैं। पीएफआई का एक जो है राजनीतिक चेहरा है एसडीपीआई, और सिमी भी है। सवाल इस बात का है कि एसडीपीआई के प्रवक्ता को एसडीपीआई के प्रवक्ता को ये टीवी चैनल वाले जो है वो परिचर्चा में भाग लेने के लिए बुलाते रहते हैं। इन टीवी चैनल वालों से कोई नहीं पूछता है कि जिस पीएफआई के विषय में तुम इतना तुम बता रहे हो, उसी पीएफआई के, और पीएफआई जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे देश में, इसी देश में रहता है, इसी देश का खाता है, और इसी देश को बर्बाद करने के लिए जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से वो कट्टरवादियों को तैयार करता है। इतना खतरनाक है। उसका खतरनाकपन और आगे देखिए, वो तो खैर अपने स्थान पे है, लेकिन उसका जो इसी पीएफआई का जो उसका जो राजनीतिक चेहरा एसडीपीआई, उसके प्रवक्ता को ये टेलीविजन चैनल वाले हमेशा जो है वो बुलाते रहते हैं। तो क्या इन जो है मैंने जो टेलीविजन चैनल वालों का जो दोहरा चरित्र है वो तो खैर है ही।
भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि ये जो टेलीविजन और मीडिया वालों का जो चरित्र है, दोहरा चरित्र तो होता ही है, ये देश के लिए घातक है। कभी भी जब भी उसका प्रवक्ता आता था, कोई भी नहीं कहता है भाई कि आप या तुम जो पीएफआई का जो राजनीतिक चेहरा है, पीएफआई जो इस देश के लिए बहुत घातक है, उसके तुम जो है वो प्रवक्ता हो और देश के शत्रु हो और देश के तुम गद्दार हो जो है और देशद्रोही हो। ये कोई नहीं कहता है। जब तक देश के दुश्मनों को उसकी पहचान नहीं कही जाएगी, उसके मुंह पर नहीं कहा जाए कि तुम देश के दुश्मन हो, तब तक इन देश के दुश्मनों से हमारे देशवासियों को, इस देश को छुटकारा कैसे मिलेगा, बताइए ना। ये टेलीविजन चैनल वाले जो पीएफआई के विषय में तो सब कुछ कहेंगे, लेकिन उस पीएफआई का जो राजनीतिक चेहरा है, एसडीपीआई के प्रवक्ता को बुलाते रहेंगे। यही जो दोहरा चरित्र है, देशघाती चरित्र है, देश भारत विरोधी जो चरित्र है, इस देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ये चरित्र है जो है वो टेलीविजन चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका चरित्र है। तो उससे भी बड़ी बात, इस पीएफआई को किसने पैदा किया? ये पैदा किया गया है वही जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चकोड़ी काकस, जिसको कि हम सभी लोग या आप सभी लोग जो है गलती से या भूल से या भ्रम से कांग्रेस, अभी भी कांग्रेस जो है कहते चले आ रहे हैं। और इसने चुनाव आयोग से, भारत निर्वाचन आयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो की मान्यता ले रखी है। ये सबसे बड़ा भ्रम है इस देश के लिए और सबसे बड़ा एक अन्याय है इस देश के ऊपर। जो इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप हो, उसका नाम हो भारतीय राष्ट्रीय, वो जो भारत विरोधी भी हो और जो एंटी नेशनल भी हो, वो उसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उसी के संरक्षण में, उसी के द्वारा ये पीएफआई जो वो पैदा किया गया है। और यही नहीं, जैसे कि मैंने कुछ एपिसोडों में, इसी तरह के एपिसोडों के माध्यम से ये बताया गया था कि जब भी दक्षिण भारत में चुनाव होते हैं, खास करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, तो यही पीएफआई के लोग इस जीएनपीसी या कांग्रेस को जिताने के लिए तमाम जो है वो प्रयास करते रहते हैं। ये भी सत्य है। और यही नहीं, कई बार पीएफआई के नेताओं के साथ सोनिया गांधी की फोटो साझा करने के कई बार वाकयात भी आए हैं। इस तरह की सोनिया गांधी ने पीएफआई के नेताओं के साथ जो है फोटो भी खिंचवाए हैं। और इसलिए वो फोटो खिंचवाई है कि पीएफआई के लोग जो है इसी जीएनपीसी कांग्रेस को जितवाने के लिए, और क्यों जितवाने के लिए? क्योंकि उसी ने, जीएनपीसी ने इसको पैदा किया है। ये यथार्थ है। अब देखिए, मोदी महोदय हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, और ये बीजेपी वालों का दोहरा चरित्र, दोहरा क्या है, देशघाती चरित्र जिसने पैदा किया और जिसने पैदा किया और जिस पीएफआई को राजनीतिक संरक्षण है, इस जीएनपीसी, उस जीएनपीसी को बचाना, उसको पाल के रखना और उसको हर सुविधाएं देना, और उसी जिसके संरक्षण में पीएफआई पल रही है, फिर पीएफआई को पर कार्रवाई नहीं करना। अब हालांकि कार्रवाई के नाम पर दिखा रहा है कि कुछ जो है
पकड़े गए हैं, उनका दस्तावेज मिला है फलान ठिकाने। मोदी महोदय 8 साल से आप क्या कर रहे थे? पीएफआई कोई आज की तो है नहीं। पीएफआई को पता किया जेएनपीसी ने। जब से आपका शासन, उनकी देश विरोधी ताकतें कौन हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। अरे जिस भारतीय जनता दल के पास कोई साधन नहीं है, वो तो सूचनाओं के आधार पर अध्ययन करके जो भी तथ्य मिल जाता है, ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है। लेकिन 8 साल आपको हो गए, पीएफआई कैसा संगठन है आपको पता नहीं, वो चला। शक तो ये जा रहा है, लोग शक भी कर रहे हैं कि जब 2 साल से भी कम ये समय है चुनाव का 2024 का, तब से आपका ये नाटक शुरू हो गया पीएफआई के विषय में। एक हिस्टीरिया पैदा करने की कार्रवाई आप नहीं करेंगे, इस पीएफआई को नस्ल में नाबूद आप नहीं करेंगे। एक हिस्टीरिया, यह देश के लिए बहुत घातक है। मोदी महोदय और योगी महोदय बताएं कि अभी जो विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के साथ और भी प्रदेश रहे होंगे, तो उस समय जो है पुष्पराज जैन और पीयूष जैन के पास ढेर सारा कैश मिला था। उस केस का क्या हुआ? वो प्रकरण जो है जब जिसमें चुनाव चल रहा था, उसी समय आप दिखवा रहे थे, दिखवा करके एक चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनवा रहे थे। अपने पक्ष में चुनावी माहौल भी बन गया, सरकार भी आपकी बन गई। इसके बाद वो उस केस का अता पता नहीं। तो आपकी ये घिनौनी चाल जो है, जब भी चुनाव आता है तो पीएफआई के विषय में, और फिर जो है पुष्पराज जैन, पीयूष जैन के क्या प्रकरण चलाता है, लेकिन उन केसों का कुछ होता नहीं है। और कितने पुष्पराज जैन, कितने पीयूष जैन इस भारत में सक्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। शायद आपकी मशीनरी को, आपकी सरकार को और आपको भी खबर है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे चुनाव करीब में आएगा तो इसकी कहानी, इसकी सत्य कथा जो है, ये टेलीविजन चैनल वालों को थमा देंगे, और वो इस तरह का एक जहरीला वातावरण वो बनाते रहेंगे। अब जो पीएफआई के विषय में आपने कार्रवाई तो की नहीं, कार्रवाई की है तो क्या उनके डॉक्यूमेंट पकड़े? भाई जब डॉक्यूमेंट पकड़े गए तो नस्ल में नाबूद करिए ना, लेकिन नहीं, कार्रवाई न करके बस टेलीविजन चैनल वालों को दे करके ये टेलीविजन चैनल वाले हमारे भारतीय समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करते हैं। और नफरत जो है इस देश के दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार है। नफरत के द्वारा जो है इस देश को कमजोर करने का। और यही नहीं, अब इसी का बहाना लेकर के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको एक हथियार मिल जाता है पीएफआई के विषय। हालांकि ये चरित्र किसका है? पीएफआई का। कट्टरवादी तत्व क्या करते हैं कि इसी को बहाना लेकर, इसी को आधार मान करके हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके पर आक्रमण वो करते रहते हैं। तो ये साजिश आपकी जो है, ये बिल्कुल भारत विरोधी है, भारत के लिए बहुत घातक है। तो इसी को तो हमारे जो सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको गौर से इसको समझें कि जब भी चुनाव आता है तो पीएफआई का क्या वार्डन करवाएंगे, इनको जो पुष्पराज जैन और वो यानी पीयूष जैन मिल जाएंगे, लेकिन इसका कुछ करेंगे नहीं। भारतीय जनता दल का यह कहना है कि इसी सारी तत्वों का इस देश से सफाया चाहिए। पीएफआई का भी चाहिए, पुष्पराज जैन का भी चाहिए, पीयूष जैन का भी चाहिए, लेकिन
इनको जो राजनीतिक संरक्षण जो दे रहा है उसका सफाई उसके पहले चाहिए। लेकिन मोदी महोदय बीजेपी वाले क्या करते हैं, पीएफआई का तो दिखाएंगे जो है टेलीविजन की चैनल के द्वारा, लेकिन जिस पीएफआई को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जेएनपीसी है, उसको पाल के रखेंगे, उसको जो सारी सुविधाएं देंगे और उसके लिए कहेंगे कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको समझे। देखिए, ये जितनी भी विखंडनकारी ताकतें हैं, इनको ताकत कहां से मिलती है बताइए। ये विखंडनकारी ताकत में सबसे आगे है जीएनपीसी, और जीएनपीसी के साथ साथ आपका ये आपका बीजेपी भी है। तो बीजेपी हुआ चाहे जीएनपीसी हुआ, और इसके बाद जो है टीएमसी और वाम दल इत्यादि तो है खैर है। तो इन सारी विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, लेकिन हैं ये विखंडनकारी ताकतें हमारे देश की, इनको ताकत कहां से मिलती है? इनको ताकत मिलती है हमारे आपके बिखराव से। हमारा आपका बिखराव ही इन विखंडनकारी ताकतों की ताकत है। यहीं से उनको ताकत मिलती है, यहीं से उनको माने जो भी कर लीजिए, यानी ये उनका बोन मैरो है, रक्त मज्जा है, उनकी श्वास है, सब कुछ है। हमारा बिखराव ही इन विखंडनकारी ताकतों की ताकत है। तो सवाल इस बात का है कि हम बिखरे हुए क्यों हैं, जबकि हमारा संविधान भी बन गया और जिन अमर शहीदों ने अपने प्राण दे करके इस मुल्क को आजाद कराया, हमारे आपके लिए आजादी लाई, उन्होंने भी कहा कि भाई हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं। भारत का संविधान भी कहता है कि हम सभी भारतीय हैं। तो फिर ये बिखराव क्यों? जब तक ये भावना बिखराव की रहेगी, वो भी जातियों के आधार पर, आज भी जो है, अब वो कहना हमको ये नहीं, मैंने कहने में संकोच नहीं है, गर्व से कोई हम ठाकुर हैं। जब तक ये भावना की रहेगी कि हम ठाकुर वगैरह नहीं हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। गर्व से कहो कि हम ब्राह्मण हैं, चुरकी वाले ब्राह्मण हैं, जनेऊ वाले ब्राह्मण हैं। इस सारी भावनाओं का दमन करना होगा और सिर्फ जो है भारतीयता के भाव को आगे लाना होगा। और तो बिखराव किन किन रूपों में है, कैसे कैसे है, ये हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझना होगा और सारे बिखराव, इसी बिखराव से ही इन विखंडनकारी ताकतों को ताकत मिलती है और इसी से वो सत्ता हथियाने की साजिश भी करते हैं और इसी से वो सत्ता हथियाते भी हैं और सत्ता प्राप्ति के बाद जब बढ़ जाते हैं तो फिर वही गतिविधि बिखराव वाली करते रहते हैं। ये है उनका। और पीएफआई के विषय में बताना, उसके विषय में बताना, कब बताना? जब वो चुनाव आ जाएगा। इसके बाद जो है बिल्कुल वो भी भूल जाएंगे, देश भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाएंगे। क्या हुआ उसका? इन मोदी महोदय से, बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि मैंने यूपीए की जो सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, इसमें घोटाले हुए थे। एक लंबी उसकी फेहरिस्त है। 2G स्पेक्ट्रम और CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, CWG घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, इसरो घोटाला, कोयला घोटाला, हमको तो याद भी नहीं है पूरा।
इतनी घोटाले हुए थे। और इन पर जो है यही बीजेपी जब उसमें जो है अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, महीनों महीनों इसने संसद को बंद कराया था। मोदी जी भी 2014 के चुनाव में बोले थे कि इस कांग्रेस ने मुद्दे से बहुत लूटा हुआ है। और ये भी अब सामने आ रहा है कि ये जो यूपीए का जो कालखंड रहा है 2004 से लेकर 2014 तक, लगभग 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट है। अब ये मोदी जी बताएं, देश को बताएं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और बीजेपी वाले भी इस देश को जवाब दें कि आखिर इन घोटालों का क्या हुआ, और इस सारे घोटालों के सारी लूट का फायदा जो है सिर्फ सोनिया और राहुल को मिला है। जो ये 35 से 40 लाख करोड़ की जो लूट है, इसमें जो लायन शेयर का एक अंग्रेजी का है, माने सबसे बड़ा उसे लूट के माल का वो हिस्सेदार, तो लायन शेयर जो है वो जो है सोनिया और राहुल को मिला हुआ है। ये समान ज्ञान की बात है। अब देखिए, उन घोटालों का पर आज कोई चर्चा नहीं। बीजेपी वाले बिल्कुल सुट और चुप हैं। मोदी महोदय भी चुप हैं। तो मोदी महोदय ये बताएं कि आखिर उन घोटालों का क्या हुआ, किसको सजा मिली। आज सिर्फ महज 2000 करोड़ की हेरा फेरी, उसका जो यानी मैनिपुलेशन जो इसका है नेशनल हेराल्ड का, उसी पर जो है पूरा मीडिया और हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता को पूरा मथे हुए हैं, पूरा जकड़े हुए हैं उसी पर कि सोनिया गांधी को ईडी की नोटिस मिली। सोनिया गांधी कुछ बोल नहीं रही है। सोनिया गांधी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, वो अस्वस्थ हो गई, वो गलत बोल रहा है कि ये भारत माता है, तमाम इस तरह की बस यही सब बात है। लेकिन जो 2 से लाख करोड़ जो है जो काला धन है माँ बेटे के नाम से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से, और इतने सारे घोटाले जो मैंने अभी बताया है, जो है और जिस पर जो है बीजेपी ने महीनों संसद को बंद कराया था। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में सबका जिक्र किया था, लूट का भी जिक्र किया था। उसके विषय में बीजेपी वाले देश को बताएं, मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है देश को बताएं। क्यों चुप हैं वो? और भारतीय जनता दल को शक है कि जब ये चुनाव आएगा 2024 का करीब में, तो इसका कुछ नाम जो है वो चलाना जो है वो शुरू कर देंगे। कुछ करेंगे नहीं। वही जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब चुनाव आया तो पीयूष जैन और जो है पुष्पराज जैन की बात सामने लाए। वो पीयूष जैन और पुष्पराज जैन जिसके जहां करोड़ों का कैश मिला था, उसके इसका क्या हुआ भाई? मोदी महोदय और योगी महोदय इसी प्रकार देश को ये धोखा जो है वो दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हमारे भारतीय भाई बहन इन धोखेबाजों को जो है आप जो है वो सत्ता में बिठा रहे हैं। और ये राष्ट्रवादी माने हो गए, यही इनका राष्ट्रवाद है। तो पीएफआई की बात आप ले लीजिए। जब सीएए पर काफी हिंसा हुई तो ये खबर आई थी ना कि भाई पीएफआई ने करीब 200 करोड़ या 120 करोड़ जो है विदेश से पैसा मंगाया। भारत में इस तरह की तोड़फोड़, हिंसा
और अस्थिरता फैलाने के लिए। उसमें से ये भी खबर आई कि उसमें से शायद 90 करोड़ जो है इस जीएनपीसी के नेता कपिल सिब्बल को दिया गया। मोदी महोदय और उनकी सरकार जो है आज तक उस पर जांच नहीं कराई कि भाई ये पीएफआई को जो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया मिला था वो कहाँ से मिला था, क्यों मिला था, कहाँ से वो फंड आया। और जो जीएनपीसी पर भी उन्होंने जांच नहीं कराई कि जो 90 करोड़ रुपया मिला तो कैसे मिला, कहाँ पर है। तो ये राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं है। ये सारे देश के जो दुश्मन हैं, भारत के जो शत्रु हैं, उनके पालने वाले ये एजेंट हैं और कहते हैं कि हम जो है राष्ट्रवादी हैं। और उसी पर देश ने देखा होगा ना भैया, देश ने देखा होगा कि सीएए पर जो हिंसा हुई, एक तो सीएए पर जो झूठ और अफवाह इन भारत विरोधी ताकतों ने फैलाया। सीएए कानून किस पर था? नागरिकता देने के लिए। किसको नागरिकता देने के लिए? जो कि खास करके बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो धार्मिक आधार पर जो सताए हुए आए हैं। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा त्रुटि है कि भाई कि सताए हुए जो है वो गैर मुस्लिम होंगे। अरे मुस्लिम भी, मैंने जो इस्लाम आस्था वाले जो भाई बहन हैं वो भी जो है सताए हुए रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा फर्क नहीं वो डालना चाहिए भारतीय जनता के दल का, ये मानना है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो सीएए जो है नागरिकता देने के लिए है। इसे जो जीएनपीसी वालों ने, वाम दलों ने और लोगों ने इसको बता दिया कि भाई यह नागरिकता देने नहीं बल्कि नागरिकता छीनने वाला है। ये सभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की नागरिकता छीन लेगा और इनको देश के बाहर कर देगा, इनको डिटेंशन कैंप में डाल देगा तमाम। और जब इस तरह की बात आती है तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि इनके जो 12 करोड़ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो कहाँ रहते हैं, वो किस काम के लिए हैं? जब ये जेएनपीसी जैसे जो देश विरोधी जो ताकत है, जो हमेशा झूठ और अफवाह फैलाती है, और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, तो ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी कहाँ रहते हैं कि इसे झूठ अफवाह का को निवारण करके, उसको काट करके एक सही बात उनको बता सकें कि नहीं भाई ये सीए का कानून जो है वो नागरिकता मैंने छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए। और वो भी जो वहाँ से इन देशों से जो मैंने धार्मिक आधार पर जो सदा आए हुए हैं। और वैसे भी नागरिकता जो है मैंने 14 साल रहने पर, मैंने भारत में 14 साल रही है, इसके बाद जो है नागरिक बनने का प्रक्रिया शुरू होती है। तो उस 14 साल को घटा करके 6 साल बस कर दिया गया। इतना ही उसमें संशोधन है जो कि नागरिकता देने के लिए है। लेकिन देश विरोधी ताकतों ने उसको बता दिया कि यह जो है नागरिकता और छीनने के लिए, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को तमाम तरह की बातें कि भाई तुम कागजात मत दिखाओ और उसको बोल दो कि ये रंगा बिल्ला है। तो इसमें देश ने देखा होगा कि इसमें असली जो भूमिका रही है वो जेएनपीसी वालों की रही है। और देश ने यह भी देखा होगा सीएए पर जो है भड़काने वाली ये सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी ही इस देश की शत्रु है, दुश्मन है, जिसने जो है सीएए पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया, वो भी सरेआम जो है वो रामलीला मैदान से। उसने कहा था कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कार्य कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है हिंसा करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, आगजनी करने के लिए इसने उकसाया और भड़काया।
मोदी जी, सवाल इस बात का है कि जो जो इस देश में भड़का रहा है, मोदी जी उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसको जो है पाल रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अब सुविधा के नाम पर देख लीजिए, ये सारे ऐसे सवालात हैं जो कि हर एक भारतीय भाई बहन को बहुत गौर से देखना चाहिए। जो मजदूर भारतीय भाई बहन है वो भी इस देश के नागरिक हैं, सोनिया गांधी भी इस देश के नागरिक है, दोनों के अधिकार में कोई फर्क नहीं है। तो जरा विचार करिए कि हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन, खास करके दिल्ली में काम करने वाले, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, और भी जो हमारे जो आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ इत्यादि से, राजस्थान से भी हैं, तो मुख्यतः जो है वो उत्तर प्रदेश के और बिहार के। और कोरोना अवधि में, कोरोना कालखंड में, उस अवधि में चूंकि लोगों के रोजगार बंद हो गए थे और हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं दिल्ली में जो काम कर रहे थे, उनका जो है उनका भी रोजगार या उनका जो दैनिक मजदूरी के आधार पर जो उनकी जीविका चलती थी वो भी बंद हो गई थी। तो अब उनको जीवन को कायम रखना, यानी जीवित रहना, स्वयं को और अपने परिवार को, दोनों बहुत कठिन हो गया था, लाले पड़ गए थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया इस दिल्ली सरकार या केजरीवाल सरकार को दिया था कि उन जिनके पास जिनकी रोजी रोटी चली गई है, दैनिक आधार पर जो अपना जीवन दैनिक आधार पर मजदूरी करके जो अपना जीवन यापन करते थे, उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। तो उनको भोजन के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए केंद्र सरकार ने इस केजरीवाल सरकार को, दिल्ली सरकार को 3,000 करोड़ रुपया दिया था। अब देखिए, उसी 3,000 करोड़ रुपये को हड़पने के लिए ये देश का गद्दार जो है केजरीवाल, देखिए जब देश का गद्दार केजरीवाल कहा जाता है तो मोदी महोदय के अधीन जो है देश के गद्दार किस्म के केजरीवाल जैसे पाले जा रहे हैं ना। समस्या यहां है, केजरीवाल के विषय में थोड़ा सा मैंने उसे चुटकुला ले लेना कि झूठ बोलता है, फलाने ठिकाने, इससे काम नहीं चलता है। देश के हित में काम करना है, देश को बचाना है और देश के दुश्मनों से बचाना है, तो मोदी महोदय ऐसी ताकतों को नस्ते में नाबूद करना होता है। उस पर राजनीति नहीं करते, उनको दिखा करके वो वोट लीजिए और सत्ता आती आइए। यही तो आपका राष्ट्र विरोधी वो चरित्र है। राष्ट्रवाद तो ये कहता है कि सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी पहचान कर लीजिए और उनको नस्ल में नाबूद करिए, कानून हो चाहे ना हो। बिल्कुल। तो वो केजरीवाल जो है उस सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए अब किस तरह की साजिश किया, ये बात जो है, ये बात जो पिछले कुछ एपिसोड के माध्यम से बताया भी गया था। लेकिन वो जब भी मौका आएगा बार बार बताया जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसका कोई एमएलए है राघव चड्ढा के द्वारा व्हाट्सएप पर एक अफवाह फैला हुआ, एक झूठी मैंने झूठा समाचार या एक अफवाह फैलवाया कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की और बिहार सरकार की जो बसें लगी हुई हैं आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर, वहीं पर मैंने उत्तर प्रदेश के बिहार के मजदूर जो है उन बसों में बैठ करके अपने अपने घरों में जा सकते हैं। इस तरह का एक व्हाट्सएप पर झूठी कहानी या झूठा एक अफवाह जो है ये फैलवाया।
और केजरीवाल ने इसके अलावा जो है वो अधिकारियों से रात भर माने लाउड स्पीकर से चिल्ला करके घोषणा करवाई, यही बात कि जितने दिल्ली के मजदूर लोग हैं उनके लिए जो है वो सरकारी बस उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और बिहार सरकार की ओर से लगी हुई है, उसमें मजदूर बैठ करके अपने अपने घरों में जा सकते हैं। ये बात जो है केजरीवाल ने अपने अधिकारियों से लाउड स्पीकर से चिल्ला करके जो है वो उसने जो है घोषणा करवाया। और इतना ही नहीं, उसकी निश्चितता तो आप हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें, उसकी निश्चितता कि यानी जो मजदूर भारतीय भाई बहन यानी इतने पर भी वो घरों से नहीं निकल रहे थे, उनके मालिकों के द्वारा जो है बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाया इसने, इस गद्दार केजरीवाल ने। और समय क्या था, कोरोना का जो बहुत खतरनाक संक्रमण, इन्फेक्शन और उसका प्रोपगेशन ट्रांसमिशन जो भी है चल रहा था। और यदि वो संक्रमण के शिकार हो गए होते हमारे लाखों के, और इतना ही नहीं, अब इसके बाद भी उसने सारे जो मजदूर भारतीय भाई बहनों को अपनी डीटीसी की बसों में बिठा करके ला करके आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर पटक दिया, छोड़ दिया। और वहां पर जो मजदूर थे अपने जो उनका सामान बोरे में भर करके सर पर लेकर के बेचारे वो अपना वो माने इधर उधर वो भटक रहे हैं लाखों की संख्या में। और यदि कोरोना का संक्रमण उनको पकड़ लिया होता, उसके शिकार बन गए होते, तो कितने भारतीय भाई बहन जो है वो कोरोना के कारण जो है मौत के गाल में चले गए होते। ये सारा कुछ जो है घिनौना अपराध जो है वो इस केजरीवाल ने किया। अब इसके बाद वो मजदूर भारतीय भाई बहन विवश होकर मजबूरी में पैदल ही हजारों हजार किलोमीटर तक चलने को मजबूर हो गए। और पैदल चलते चलते उसमें कई यानी गर्भवती हमारी बच्चियां थीं, वो मर गई। सवाल इस बात का है कि जो मैंने एक तो नमूना वहां बता रहे हैं, जो मजदूर भारतीय भाई बहन पैदल चल करके और हमारी जो बच्चियां थीं जो कि मृत्यु को प्राप्त हुई, वह भी इस देश की नागरिक हैं। और सोनिया गांधी भी नागरिक है। मोदी जी की जरा व्यवस्था देखिए, उनको तो केजरीवाल के जरिए वो कह सकते भाई कि वो तो केजरीवाल की व्यवस्था है। अरे महोदय, जब कोई प्रांतीय सरकार ठीक से काम नहीं करती है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करती है, धारा 356 इसी के लिए संविधान में बना हुआ है। आप प्रधानमंत्री जो है केजरीवाल के हैं कि इस देश के और जनता के हैं। आपको केजरीवाल की रक्षा करनी है या अपने भारतीय भाई बहनों को देखना है? लेकिन अपने माने कोई भी देशभक्त होता, कोई भी देशभक्त किस्म का वो प्रधानमंत्री होता, मोदी के स्थान पर जो है 1 मिनट भी इसको जो है बर्दाश्त नहीं करता। इसको 1 मिनट भी केजरीवाल जैसे लोगों को वो बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत उसको बाहर कर देता, शासन अपने हाथ में लेता और जो है और इसकी नौबत ही नहीं आती। लेकिन आप केजरीवाल के जरिए जो है इतना अन्याय भी करवाएंगे। धारा 356 वो जो है वो जो है धरा वो रह जाएगा। और हमारे जो हमारे असहाय निरीह
मजदूर भारतीय भाई बहन है उस पर जो है अत्याचार भी करवाएंगे केजरीवाल जैसे, यानी केजरीवाल जैसे देश के दुश्मनों के द्वारा। और फिर केजरीवाल की झूठी झूठी बातों को उठा करके फिर एक माहौल बनाएंगे वो बीजेपी के पक्ष में। ये राष्ट्रद्रोह नहीं तो और क्या है? मोदी जी अब बताइए ना। तो बात हो रही थी कि जो मजदूर भारतीय भाई बहन इतनी कठिनाई और इतनी दिक्कतों के शिकार हो गए, वह भी इस देश के सामान्य नागरिक हैं। सोनिया गांधी भी जो इस देश की सामान्य नागरिक है। आपकी व्यवस्था इन सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे देश के डकैतों को तो 2-2, 3-3 बिल्डिंग दिए हुए हैं, सिक्योरिटी आप दिए हुए हैं, और उन्हीं की तरह जो इस देश के सामान्य नागरिक हैं, मजदूर भारतीय भाई बहन, उनको जो है इस तरह से नारकी जीवन और इतना कष्ट में जीवन, और भी केजरीवाल के जरिए। तो ये बिल्कुल यानी जो बिल्कुल आवाम विरोधी, भारत विरोधी आपकी गतिविधि है। जो भारतीय आवाम ताकत दल जो समझा रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन को, ये देखिए कि इनकी कितनी जो है यानी क्या कहते हैं कि दोहरा चरित्र भी मान सकते हैं या दोगलापंथी भी मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आवाम विरोधी। जो आवाम विरोधी होता है उसको ही बोलते हैं वो देश का गद्दार। और ये अपने को बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो हमारे देश के लोग देखें, और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इनके मोह जाल से निकले। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये न तो राष्ट्रवादी हैं, न तो ये हिंदू सनातन के रक्षक हैं, न तो हिंदू सनातन के ये प्रतिनिधि हैं। ये देखिए सारा मामला जो है कट्टरवादियों का है। कट्टरवादी जो तत्व हैं हमारे हिंदू सनातन के, उसी के यही प्रतिनिधि हैं। कट्टरवादी तत्वों ने ये शॉर्ट में या संक्षेप में भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि हमारा हिंदू सनातन का जो पंथ है पुराना भी है, बहुत आदर्शमय है, और इसके सिद्धांत, इसके वसूल जो है दुनिया के लिए जो है वो प्रेरणा है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि इस जो है मैंने हिंदू सनातन आस्था पर कब्जा किसका है? जो कट्टरवादी तत्वों का। और इन्हीं के व्यवहार से, इन्हीं के चरित्र के जो हिंदू सनातन पर जो कट्टरवादी तत्व काबिज हैं, तो उन्हीं के व्यवहार, उन्हीं के पाखंड और दोहरे चरित्र के कारण जो है उसी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के एक हिस्से में उसी तबके के, उसी समाज के एक हिस्से, जिसको कि शूद्र बोल करके हजारों साल तक उसका शोषण किया गया, उसको अपमानित किया गया। और उसकी बहुत लंबी गाथा है, बहुत लंबी गाथा है। तालाब से यानी पानी नहीं ले सकते, जहाँ और लोग हैं तो उसके सामने से वो जा नहीं सकते। अलग उनके लिए बस्ती वो बनाई गई। वो शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकते। बाबा साहब को तो इसलिए आना पड़ा ना उनके उद्धार के लिए। लेकिन वो कट्टरवादी तत्व आज भी उस अपराध को मानने के लिए तैयार नहीं है। और किस तरह की कहानी बनाते हैं कि जातिवाद तो हिंदू सनातन में कभी था ही नहीं। जातिवाद तो मुगलों के कारण और अंग्रेजों के कारण हुआ। ये देखिए थियरी इनकी। और इन्हीं कट्टरवादी तत्वों के कारण जो है वो हिंदू सनातन में तमाम पाखंड, तमाम कर्मकांड इसलिए आ गए, और जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई। जनता कुछ और रास्ता जो है वो ढूंढने लगी। तो उसी में से बौद्ध धर्म निकला, उसी में से जैन धर्म निकला, उसी में से वो सिख धर्म निकला। तब भी ये अपनी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो
तो वही कट्टरवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व जो है ये बीजेपी करती है। अब वो जो है, अब जब भारत का संविधान बन गया तब भी वही कट्टरवादी तत्व हिंदुत्व का राग, जिससे इन्होंने हिंदू सनातन को बर्बाद किया, अब जो है वो हिंदू का राग जो है वो अलाप करके जो है वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सारे बिखराव को तोड़ करके हम एकता की बात करें, सारे बिखराव और नफरत को छोड़ करके आप आपस में सद्भाव की बात करें, बात ही नहीं करें बल्कि प्रयास करें, उसको 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 कायम रखें। और दिन रात जो है ये कभी PFI के नाम पे, कोई उसके नाम पर, अरे भाई तुम दिखाते क्यों हो? PFI को दिखाने की क्या जरूरत है? मोदी महोदय कार्रवाई करिए ना, नस्म नाबूद करिए। और PFI को नहीं, PFI का जो सरगना है GNPC को, उसको भी नस्म नाबूद करिए। कई बार जो है भारतीय आवाम ताकत दल ने YouTube के माध्यम से, YouTube की खबर आपको भी मिलती होगी, अब तो खैर ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। भारतीय आवाम ताकत दल के इस YouTube की खबर सबको मिल रही है। तो इसी YouTube के माध्यम से कई बार कहा गया था कि कम से कम इस देश की खातिर और हमारे उन जो भारतीय भाई बहनों की खातिर, जिन भारतीय भाई बहनों, मोदी महोदय जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनवाया, उनकी खातिर कम से कम ये सोनिया और राहुल और प्रियंका, कम से कम इनका पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट, ये टेस्ट यानी क्यों आवश्यक हैं? ये टेस्ट इसलिए आवश्यक हैं कि इनके मन में क्या पल रहा है, ये हमारे देशवासियों को जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को भी को जानना जरूरी है। इनके मन क्या पल रहा है, वो भी भारत विरोधी मंसूबे। तो ये तीनों टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेजिए, लेकिन आप इटली नहीं भेजेंगे। इनको देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए सारी सुविधाएं मोदी जी आप इनको जो है मुहैया आप करवाएंगे। तो आपके राष्ट्रवाद की असलियत तो यही है ना, और ये हमारे देश के लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता दल को सिर्फ इस देश की चिंता है और अपने मुल्क की चिंता है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की चिंता है, और उनसे बराबर निवेदन कर रहा है कि सारे बिखराव को दूर करिए। बिखराव को दूर करने का तरीका यही है, रास्ता यही है कि आप अपने को ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, OBC माना छोड़ दीजिए, सिर्फ माने कि हम भारतीय हैं। आप अपने को पंजाबी, बंगाली, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती ये माना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने को समझ के हम सिर्फ भारतीय हैं, और सारे देशवासियों के साथ भारतीयता का व्यवहार करिए, तब जाकर के बिखराव खत्म होगा। और जैसे जैसे बिखराव खत्म होगा, देख लीजिएगा, वैसे वैसे ये विखंडनकारी ताकतें, जिनको बिखराव से ही तो ताकत मिलती है, वो बेदम होते जाएंगे, और उनका बेदम होना और उनको बिल्कुल बेदम होना और उनका ताकत बिल्कुल शून्य होना, उनकी ताकत शून्य होना, ये देश के हित में है, क्योंकि वो विखंडनकारी ताकतें हैं। इस संबंध में हमारे देश में जागरूकता भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अंडमान निकोबार से भी खबरें आती हैं, तमिलनाडु से भी खबरें आती हैं, केरल से भी खबरें आती हैं कि वहाँ के भारतीय भाई बहन अब इस आवश्यकता को समझने लगे हैं कि इस बिखराव को खत्म करना है, और खत्म करने का तरीका रास्ते जो है भारतीय जनता दल बता रहा है कि आप जो संकीर्णता आधारित जो आइडेंटिटी या पहचान को त्यागना होगा कि हम तो केरलाइट हैं, हम तो मलयाली हैं, बिल्कुल नहीं। आप भारतीय हैं,
हम तो कन्नड़ हैं, यहाँ पढ़ाने बिल्कुल नहीं, आप भारतीय हैं। हम तो तमिल हैं, फलानी नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप भारतीय हैं। आप भी भारतीय हैं, पूरे देश के लोग भी भारतीय हैं, और यही उनकी वास्तविक पहचान है, यही उनकी वास्तविक और संवैधानिक पहचान है। तो इस आवश्यकता को धीरे धीरे हमारे सभी भारतीय भाई बहन जो है इसको समझना शुरू कर दिए हैं। अब इस भारतीय एकता का सामना करने के लिए अब इनको जो विखंडनकारी ताकतें हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इसका सामना हम कैसे करें। उनका रास्ता है विखंडन। भारतीय जनता दल कह रहा है कि नहीं भाई, सबको एक होना है। इसने अपना नाम भी ये रखा है, भारतीय अवाम ताकत दल। ये अपनी जो अवाम है, जो भारत की अवाम है, उसको ताकतवर बनाना चाहता है एक करके, और ये ताकतें भारत के अवाम को कमजोर से कमजोर बनाना चाहती हैं। ये इतने बड़े फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से देखें। और इसके यदि निटी ग्रिटी में आप जाएंगे, इसके डिटेल्स में, इसके विस्तार में आप जाएंगे तो तमाम इस तरह की बातें। कौन सी बातें? अब जो इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहन के तबके पर मैंने PFI को दिखाकर एक नफरत का माहौल। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके उनकी बस्तियों में जाइए, उनके गली मोहल्ले में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितने वो कितने दयनीय जिंदगी के वो शिकार हैं। गंदगी अलग से है। गंदगी के भी विषय में कई बार हमने चर्चा किया, और मेरे मन में जो व्यथा थी वो मैंने कई लोगों से पूछा, जांचा। कई कट्टरवादी तो कहते हैं, अरे भाई वो ये मुसलमान ये उसी के काबिल हैं, गंदगी के काबिल हैं। ये सोच बताइए। देश में पैसे का अंबार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्या हम उस गंदगी को दूर करके उनको एक स्वच्छ वातावरण दे करके और उनको गंदगी से जो है गंदगी से बीमारियां भी फैलती हैं। तो गंदगी और बीमारी से निजात दिलाने का क्या हमारा दायित्व नहीं है? सरकार का दायित्व नहीं है? म्युनिसिपैलिटी का दायित्व नहीं है? लेकिन ऐसी भावना हो तब ना। ऐसी भावना कब आएगी कि हमारे वो उन बस्तियों में रहने वाले भी अपने भारतीय भाई बहन। वैसे तो इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा कि भारत की एकता को तोड़ने के लिए JNPC ने क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया। उनको जो है जत्थों में बसाया कि ये पूरी बस्ती मुसलमानों की है, ये बस्ती पूरा जो दिल्ली में ये तमिल लोग बसे हुए हैं, ये कन्नड़ लोग बसे हुए हैं, ये ठाकुरों की बस्ती है, ये ब्राह्मण की बस्ती है। यानी जत्थेदारी से जो है एकता आने में बहुत बाधा पहुंचती है। माने ऐसे बसाए जाएं कि हर एक लोग एक साथ हों। ये मैंने वो हिंदू सनातन वाला के बगल में मैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बगल में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, और भी हों जो हमारे जो तमिलनाडु से आया है भारतीय भाई बहन, वो भी साथ में हो। तो जत्थों को तोड़ना जो है बहुत जरूरी है। और ये जत्थे, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि ये जो जत्थेदारी है, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गेटोइजेशन, वो सिर्फ बस्तियों में ही नहीं, शिक्षण संस्थाओं में भी है।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग ही हैं। एका दुक्का जो चपरासी रैंक या उसके आसपास को वो रख लिया होगा। तो ये एक जो जत्थेदारी का शिकार जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU, उस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम वो यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, सब के सब जो है सब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के। तो इस तरह की शिक्षण संस्थाओं में भी जो जत्थेदारी है या घेटवाइजेशन है, सबसे बड़ा अभिशाप है। जरूरत इस बात की है, भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि इन सारे शिक्षण संस्थाओं में जो है जत्थेदारी को तोड़ करके माने जो उदाहरण के तौर पर या मिसाल के तौर पर जैसे मान लो BHU है, BHU में जो बड़ी जो पोस्टें हैं, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इसके बाद जो है वो प्रॉक्टर, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, लेक्चरर, प्रोफेसर है ना सब। इसमें जो है मतलब कि गैर हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लाइए, और उसमें मैं समझता हूँ 20% से अधिक BHU में 20% से अधिक जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल न रहे। 80% जो है हमारे जो गैर हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, और वो भी टॉप पोस्टों पर। सिमिलरली उसी प्रकार जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो उसके वाइस चांसलर हैं, जो रजिस्ट्रार है, जो प्रॉक्टर है, जो डीन है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इनमें जो है जो गैर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लाना चाहिए। वो हिंदू सनातन के हों, वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, और भी तो यहाँ भी 20% से अधिक बिल्कुल जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हरगिज नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार जो है आपका ये नानक यूनिवर्सिटी में है, सारे के सारे जो है वो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, ये गलत है। इसमें भी सिर्फ 20% ही सीमित रखिए हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तक, और बाकी जो है वो गैर सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के अपनाइए। तो वहाँ भी इस जत्थेदारी को तोड़ना होगा। जत्थेदारी जो है इस देश में एकता की सबसे बड़ी दुश्मन है, और एकता के लिए जो है आपसी सद्भाव का होना बहुत जरूरी है। और सद्भाव के लिए फिर आप आपको सभी भारतीय भाई बहनों के साथ जो है सम्मान के साथ जो है पेश आना पड़ेगा। अब देखिए अभी एक प्रकरण आया है कि कोई दिनेश खट्टिक करके कोई बीजेपी का MLA है, और शायद वो मंत्री हो गया है, और उसने शिकायत की थी कि जो है जब वो योगी जी से जब हालांकि उसने अपना इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफा उसने क्यों वापस ले लिया, अब किस कारण, तो ये तो उनकी आंतरिक बात है। लेकिन जो उसने शिकायत की थी दिनेश खट्टिक ने बीजेपी सरकार में कि ये योगी जी जो है उसको कम से कम 10 फीट 15 फीट दूरी उसको बिठाते थे, और यही शिकायत वो लेके गया था कि यहाँ तक जो अधिकारी भी हैं वो भी उसको मैंने ये मान करके कि ये जो है माने जो उनकी परिभाषा है कि ये निम्न कौम से आता है, निम्न जात से आता है। सवाल इस बात का है कि जब इसी गड्ढे में गिरे रहेंगे कि निम्न जात का है, उच्च जात का है, तो देश का कल्याण कैसे होगा। संविधान भी कहता है कि भाई जो है न कोई ऊंची जात का है, न कोई नीची जात का है, सब लोग इस देश के भारतीय नागरिक हैं, इस देश के सम्माननीय नागरिक हैं। ये भावना जो है वो लानी पड़ेगी, और खास करके जिस पर जो है भारतीय जनता दल विशेष बल देता है
कि जो भारतीय भाई बहन अपने को उपेक्षित समझते हैं उनके साथ विशेष रूप से उनको सम्मान देने के लिए जो है आगे सम्मान देने के लिए आगे आना पड़ेगा। गांव देहातों में अभी भी वो जो है वो नीचे बिठाते हैं, वो करते हैं। आप खाट पर बिठाइए ना, सिरहाने बिठाइए, सम्मान दीजिए, गले से लगाइए, तब एहसास होगा कि हाँ भाई हम लोग वास्तव में अपने ही जो है वो भारतीय भाई बहन है। लेकिन जब तक ये भाव होगा कि वो माने वो उस जाति का है, उसको नीचे बिठाइए, फलाने ठिकाने। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको भी जब मौका आया था लोगों ने कहा था कि साहब ये मैंने बहुत बड़ी समस्या है जो आप बुलाएंगे इनको भोजन करने के लिए, तो समस्या साहब की वो जो है खाने के बाद वो पत्तल नहीं उठाते हैं। तो हमने समझाया कि अरे भाई जिनको भी बुलाया जाता है वो मेहमान हैं, और मेहमान की खिदमत में यदि पत्तल भी उठाने की बात आती है पत्तल भी उठाया जाएगा। हमने ये भी कहा था कि यदि आपके मन में इस तरह की कोई मानसिक बाधा होगी कि आप पत्तल नहीं छुएंगे तो मैं उठाऊंगा, ये मैंने कहा भी था। जब मौका आया तो हमने जो है उसमें संकोच नहीं किया। हालांकि और लोग भी शामिल हो गए थे, हम नहीं कहते कि हमने क्या, और लोग भी शामिल हो गए थे। हमारा कहने का मतलब यही है, उसका सारांश मतलब ये है कि प्रत्येक भारतीय भाई बहन को जो है वो सम्मान देना पड़ेगा। कोई कह रहा था कि जो उपेक्षित भारतीय भाई बहनों में भी उनमें भी बहुत बड़ा भेदभाव है कि तो ये खटिक है, तो ये वो है, तो ये आपस में एक दूसरे से वो न खाना पीना होता है, न पानी का कुछ होता है। ये सारे जो कृत्रिम किस्म के भेदभाव हैं वो मिटाने पड़ेंगे। अब भारतीय जनता दल अभी संसाधन संसाधन एक कांस्टेंट है, एक बाधा है। नहीं तो वही करेगा, नहीं तो कोई सवाल नहीं उठता, वही करेगा कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के साथ मिलेगा, बताएगा कि ये सारा भेदभाव कि किसी के साथ आप भोजन नहीं करेंगे, किसी के साथ जो है वो खान पान नहीं रखेंगे, इसी से बिखराव वो पनपता है। बिखराव इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और बिखरने वाली ताकतों की ताकत है। तो जरूरत इस बात की है कि विखंडन को समाप्त करके एकता लाना है और बिखरने वाली ताकतों को बेदम करना है, उनको पस्त करना है। तो बात हो रही थी कि यूपीए काल में जितने भी घोटाले हुए, उन घोटालों के विषय में हमारी जनता, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इन मोदी महोदय से जरूर सवाल बिल्कुल करे। चिट्ठी लिखकर कैसे, चिट्ठी है आपका और भी सोशल मीडिया का आपका जिससे ट्विटर है, और सवाल करे कि उन घोटालों का मोदी महोदय क्या हुआ, किसमें आपने इन दो बड़े किसमें आपने इन दो बड़े लुटेरे जो है सोनिया और राहुल को आपने कोई कार्रवाई, कोई सजा आपने दिलवाई हो। ये हमारे जो भारतीय भाई बहन जो है मोदी महोदय से सवाल पूछना शुरू कर दें और इनकी जबान को खुलवाएं कि इन घोटालों पर जो है ये मोदी महोदय की सरकार ने क्या किया, और यदि कुछ नहीं किया तो ये देश के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है, उसके साथ विश्वासघात है। और देश के साथ विश्वासघात करने वाला जो है कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बाकी तो जो इनका जो चरित्र है, हालांकि व्यक्तिगत चरित्र पर हमको, लेकिन जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, एक तो जो मैंने जितनी भी देश के दुश्मन, देश के विरोधी ताकतें हैं, उनको नस्मे नाबूद करने के लिए, मैंने कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश के हित में उन ताकतों को नस्मे नाबूद करना आवश्यक है और करना ही पड़ेगा। लेकिन मोदी महोदय सारी देश विरोधी ताकतों को उसको पाल करके, उसको दिखा करके, अपने पक्ष में चुनावी माहौल बना करके
सत्ता पर काबिज रहने की इनकी साजिश है। बताइए कितना खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं, वो भी सत्ता के लिए। और अपने सिवा सालानों को वो टुकड़े टुकड़े में, जैसे क्या टुकड़े में, किसी ने कहा कि ये एनडीटीवी का जो है एक एंकर है श्रीनिवासन जैन, उसने जो है जो कौन जुबैर, जो कि कोई अनफैक्ट मैंने अल्टर न्यूज करके चलाता है और जो है वो फैक्ट चेकर है, और जब वो जेल में बंद हो गया तो उसकी जमानत के लिए श्योरिटी देने वाला जो यही है, अब वो श्रीनिवासन जैन। टुकड़े टुकड़े में, अब सवाल यह है कि भाई टुकड़े टुकड़े में क्यों कहते हो? भारतीय जनता के दल कई बार बताया कि ये एनडीटीवी, न्यूज 24, आज तक इनकी असलियत क्या है। एनडीटीवी का मालिक कौन है? वो प्रणव राय है। न्यूज 24 की मालकिन कौन है? अनुराधा प्रसाद है। और अनुराधा प्रसाद कौन है? वो राजीव शुक्ला, जो जीएनपीसी का एक चर्चा है, और जिसको जीएनपीसी वालों ने आईपीएल का चेयरमैन बना दिया, और वो अरबों अरबों जो लूटा इस देश को, वो राजीव शुक्ला, उसी की पत्नी, उसी की बीवी है ये वो अनुराधा प्रसाद। और उसी और वही अनुराधा प्रसाद जो है न्यूज 24 की मालकिन है। अब आ जाइए आज तक किसका है? वो आज तक जो है वो जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप का है। और इंडिया टुडे ग्रुप का जो उसका हेड है, मुखिया है, जो बॉस है, वो है आपका वो बॉस जो है वो अरुण पुरी है। तो अरुण पुरी कौन है? एक जीएनपीसी का चमचा, कांग्रेसी चमचा। इसी प्रकार आप उनकी पूरी कुंडली खोलेंगे तो यही मिलेगा। तो ये देश विरोधी ताकतें हैं मीडिया के रूप में, भारतीय जनता दल ने कई बार बताया। तो मोदी महोदय इसको पाल के रखेंगे और अपने सिपा सालारों को बोले कि एक टुकड़ा ला करके वो फैलाते रहो। अब बीजेपी के पक्ष में जो है वो जो है वो माहौल वो बनाते रहो। यानी देश में जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं इस देश में पड़ी रहें, ताकि उन्हीं के कारनामों को दिखा करके ये वोट लेते रहें। और अपने इस अपराध को ढकने के लिए, क्या अपराध है कि जिन देश विरोधी ताकतों को समाप्त करना चाहिए भारत की पावन धरती से, इसी भारत की सुरक्षा के लिए, भारत को मजबूती देने के लिए देश विरोधी ताकतों को समाप्त करना चाहिए, उनको नाबूद करना चाहिए। उनको ये मोदी महोदय, उनकी सरकार पाल रही है। ये सबसे बड़ा ये भारत विरोधी, भारत घाती ये इनकी करतूत है। उस अपराध को ढकने के लिए फिर वो जो है एंटी मुस्लिम कोई अभियान वो चला देंगे, पीएफआई के चला देंगे, वो चला देंगे। अरे भाई पीएफआई या कोई भी हो, मोदी महोदय चलाना नहीं है वो इसमें क्या करने, मीडिया कोई वो समाधान नहीं वो दे सकता, या न जनता इसका समाधान देगी। समाधान आपको करना है। जनता ने उसके समाधान के लिए ही आपको जो है कुर्सी पर बिठाया और आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। कार्रवाई करिए ना। तो कार्रवाई तो आपको करनी नहीं है। कार्रवाई के नाम पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने पकड़ लिया वो उसी को दिखा रहे हैं। नष्ट में नाबूद करना होता है, पस्त करना होता है देश हित में। और उसके पहले पीएफआई, जैसा कि बताया, पीएफआई को जहां से उसको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसको समाप्त करना होगा। जैसे मैंने ये जीएनपीसी है, जीएनपीसी का सरगना कौन है? वो सोनिया या राहुल है। तो सोनिया राहुल को पस्त करना होगा। तो ये तो देश की आवश्यकता है। लेकिन राहुल को अब जो है तमाम इतनी सुविधा दिए हुए हैं
वो जितनी बार चाहता है उतनी बार विदेश जाता है, उछले उड़ाता है, ऐश करता है। और इतना भी आपको सब मालूम होगा, खैर ये सवाल करना उतना उचित नहीं है कि वह हमारे देश का और हमारे भारतीय भाई बहनों के लूटे हुए पैसे के आधार पर ही वो इस तरह से जो है साल के यानी 9 महीने 8 महीने जो है वो आकर के वो ऐसे ही करता है विदेश में। और विदेश में खास करके थाईलैंड, मलेशिया, और वहां क्या होता है हम विशेष रूप से हम कह नहीं सकते। तो ये सारे जो है आपकी सह से हो रहा है। अभी जो है मैंने उसको यानी लोगों को जानने में तकलीफ हो रही थी, तो आपने स्पेशल इंतजाम करके उसको भेजा वहां पर। अरे कोरोना काल में मैंने बताया, कोरोना काल में जब लोग विदेश नहीं जा पा रहे थे, दुबई के जरिए जा रहे थे। दुबई में तमाम दुबई का जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम नखरे थे, मेहराबा सर्विस और पता नहीं मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि को लेकर के। उसी समय मोदी महोदय आपके प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसी गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट का क्या इंतजाम किया। यह आपका राष्ट्रवाद है। तो हमारे देश के लोग देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में पोटेंशियलिटी की, हमारे देश में काबिलियत की, पोटेंशियलिटी की और जीनियस की, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लेकिन सारी प्रतिभा, सारी काबिलियत, सारी पोटेंशियलिटी इसी नफरत और जो इस नफरत की आग में जो है वो स्वाहा हो रही है। मोदी जरा समझिए, तो इस नफरत को समाप्त करना होगा। लेकिन आए दिन नफरत के जो एजेंट हैं, जैसे आपका ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अब थोड़ा सा ये लंबा हो रहा, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी विरोध हमारे भारतीय भाई बहन करना शुरू कर दिए। ये बहुत शुभ संकेत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में भी भारतीय भाई बहन कुछ जो है उसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जरूरत इस बात का है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन पुष्पेंद्र की सभाओं का पूर्णतः उसका बहिष्कार करें, उसकी सभाओं को शून्य करें। और सिर्फ वही नहीं, वैसा ही कार्रवाई जो है असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में होना चाहिए कि लोग विरोध करें और उसकी सभाओं को शून्य करें। और वैसा ही व्यवहार जो है वामन मेश्राम की भी सभा में होना चाहिए। ये देश के बड़े खतरनाक शत्रु हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, वामन मिश्र हुए, तौकीर रजा हुए, आपका शफीकुर रहमान वर्ग हुआ, इसी तरह और भी होंगे। देश को बचाना है, भारतीयता लानी है, हर दीवारों को तोड़ करके और हर बिखराव को समाप्त करके। उसके साथ साथ इन विखंडनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के बीच में, इनको भी नष्ट में नाबूद करना है भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।